असल अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जानब से हाज़िर खिदमत हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी या बांझपन। जी तो नाजरीन, इनफर्टिलिटी और बांझपन दर हकीकत क्या चीज़ है, इसके मुतल्लिक़ आपको आगाही देंगे और इसके बारे में डिटेल से आज बात करते हैं। तो नाजरीन, एक शादीशुदा जोड़ा, एक कपल या शादीशुदा जोड़ा कह लें, जब वो छः माह या 1 साल या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड गुजारता है और औलाद की नेमत से महरूम रहता है, तो एक तशवीश ज़हर करता है। उसके बाद फिर वो पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता है। जो हमारा प्राइमरी टेस्ट होता है, सबसे पहले वो होता है सीमन एनालिसिस अगर मेल है, और अगर फीमेल है तो वो अपना अल्ट्रासाउंडोलॉजी करवाएगा जर्नल में, जिसमें ये जिस दोनों में से जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो वो क्लियर होगा। बाज़ दफ़ा इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम फीमेल को है या मेल को है। नाजरीन, जहाँ तक मैंने देखा, ये जो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का आता है, ये दोनों में जो है कॉमन आजकल नज़र आ रहा है, और ये बड़ा तशवीशनाक है जो, और इस पे गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले वक्त में ज़्यादा फ़ीमेल के अंदर नुक्स बताया जाता था, या फीमेल को ही दबाव में लाया जाता था, या फीमेल के ऊपर ही वो सारा मलबा डाल दिया जाता था कि औरत को ही नुक्स है। हालांकि ऐसा नहीं है, औरत के साथ साथ मर्द के साथ भी ऐसा हो सकता है, मर्द भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि असल नुक्स किस में है। अब मेल में है तो मेल का जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी है, अगर फीमेल में है तो फीमेल अपना इलाज करवाए। तो नाजरीन, इसका तरीक़ाकार ये है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो हम मेल पे ज़्यादा बात करेंगे और मेल के ऊपर फोकस करेंगे। तो मर्द हजरात तवज्जो फरमाएं, जो मर्द शादी के 1 साल 2 साल तक औलाद से महरूम रहता है, तो उसे अंडरग्राउंड अपना सीमन एनालिसिस करवा लेना चाहिए और ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आया कोई मेरे में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। और अगर आपका सीमन एनालिसिस टेस्ट जो है वो क्लियर आता है, तो फिर आप अपनी औरत के बारे में उसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसका अल्ट्रासाउंडोलॉजी करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसमें से अगर उसके कोई ओवरी सिस्ट आ रहे हैं, या कोई ओवरी जो उसकी वेन्स होती हैं वो ब्लॉकेज हैं, ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं, तो वो फिर उनका ट्रीटमेंट होगा। तो नाज़रीन, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज ज़्यादा फोकस यहीं पे होंगे। तो मेल अपना सीमन एनालिसिस करवाएगा, और अगर उसमें स्पर्म कम आ रहे हैं 5%, 10%, 20% या ऊपर, तो वो उसमें प्रॉब्लम में है, तो वो तवज्जो करे और किसी अच्छे डॉक्टर से वो कंसल्ट करे। तो नाजरीन, जो नॉर्मल रेंज होती है स्पर्म की, वो 65
प्लस 70 प्लस 75, यानी कि 65 मिनिमम होने चाहिए एक्टिव। उसके बाद स्लैगिश होते हैं, मोटेल, नॉन मोटेल, तो ये सारे आगे वो काउंटिंग आ जाती है सेमिनल एनालिसिस में। और एंड के ऊपर आता है पास सेल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई आपकी रिपोर्ट ख़राब है तो उसकी आगे कैटेगरी है। हर बीमारी के 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड में। और अगर आपके स्पर्म एक्टिव नज़र आ रहे हैं मगर तादाद में थोड़ा कम है तो आपको होगा ओलिगोस्पर्मिया, ठीक। और अल्लाह ना करे बाज़ रिपोर्ट आ जाती है नो स्पर्म सीन इन स्लाइड, मतलब कि आपके सीमन में स्पर्म बिल्कुल नहीं है, मौजूद ही नहीं है सिरे से, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव सा प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा गौर तलब है। तो जब आपको टेस्ट में आ जाएगा कि नो स्पर्म इन स्लाइड, तो आपको इस स्टेज को हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया अब 2 तरह के आगे ना, एक तो लिगोस्पर्मिया, एक आगे एजोस्पर्मिया। अच्छा, ये 2 कंडीशनें आ गई। अब इसके ऊपर हम इसकी वजूहात क्या होती हैं कि हम इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए। तो नाजरीन, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। एक तो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स, दूसरे नंबर पे अल्लाह ना करे आपको छोटी उम्र में कभी हाई लेवल का फीवर हुआ और आपको मम्स मतलब कान पेड़े हुए, तो भी ये जो मर्ज उस टाइम अटैक करती है जब आप कान पेड़े वगैरह के उसमें आ जाती हैं कि छोटी उम्र में आपको मम्स हुए, वालदैन वगैरह जो तवज्जो ना दी या सही से ट्रीटमेंट ना कर पाए, तो भी उस वजह से आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे गनोरिया, सोजाक, कि अगर आपको कभी सोजाक की शिकायत हुई, आपने तवज्जो नहीं दी, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो इन्फेक्शन आपका टेस्टिकल तक चला जाएगा और आपके क्योंकि ग्रोथिंग स्पर्म की टेस्टिकल में होती है, तो आपके टेस्टिकल में इन्फेक्शन हुई सीवियर किस्म की, और वो जो आपके स्पर्म थे वो डेड हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। तीसरा, कोई आपको चोट लगने की वजह से जो आपकी वेन्स जा रही हैं वो ब्लॉक हो गई, ठीक, तो चोट की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी का मसला आ सकता है। फिर जैसा कि आपको बताया सोजाक, और सोजाक से अगला दर्जा होता है सफलिस का, तो आतिश जैसे बोलते हैं, तो ये भी वजूहत होती है। तो हर बीमारी के जैसे मैंने नाजरीन बताया, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड और थर्ड। तो और इसमें साथ साथ जब आपको ओलिगोस्पर्मिया का बाद दफ़ा कहते हैं तो ज़्यादा इंसान उसमें आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, एंजाइटी, ज़हनी डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है। तो नाजरीन, इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हम अपना ग़िज़ा पे तवज्जो देंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स ले लें और मगज़ियात वगैरह का इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जब आपको ये कंफर्म हो गया। और फिर इसका स्टेज आता है, सेकंड स्टेज में हम इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अपना हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो चेक करवाने के लिए एक टेस्ट होता है, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, जो अपने हम हार्मोन होते हैं उनका हम लेवल चेक करते हैं। तो FSH ये फोलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्हें कहा जाता है, और दूसरा होता है LH होता है
ल्यूटिनिजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये हम चेक करवाते हैं। तो उसमें हमें मज़ीद कंफर्मेशन हो जाती है। और थर्ड और लास्ट जो स्टेज होती है उस पर हम चेक करवाते हैं, अल्लाह ना करे अगर आप एजोस्पर्मिया में आ रहे हैं तो टेस्टिकुलर बायोप्सी। टेस्टिकुलर बायोप्सी कैसे होती है, वो टेस्टिकल में से आपका मवाद लेंगे और उसको लैब में टेस्ट करेंगे कि क्या आया, आपके टेस्टिकल में स्पर्म आ रहे हैं मगर आगे नहीं जा रहे, तो फिर आपकी वेन के अंदर ब्लॉकेज होगी, उसको हम क्लियर करेंगे। और वेन के अंदर ब्लॉकेज कैसे हो सकती है, कोई चोट लग जाए या जैसे मैंने आपको बताया मम्स की हिस्ट्री, कनपेड़े वगैरह हुए, इन्फेक्शन हुई, सोजिश हुई और आपका वेन के अंदर ब्लॉकेज आ गई। तो नाज़रीन ये हमारा इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद सही क्लियर पता चलेगा। तो नाज़रीन अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक ट्रीटमेंट का थोड़ा सा जिक्र अगर करें तो अगर आप एजोस्पर्मिया में हैं और वेन्स वगैरह ब्लॉकेज आ रही हैं तो उसका सर्जरी ही वैध हल है, ठीक। जबकि हमारा होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक अलामात के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी माजी की हिस्ट्री लेंगे हम कि आया कभी टाइफाइड हुआ, कोई कनपेड़ की शिकायत हुई, कोई शदीद इन्फेक्शन हुई या कभी कोई चोट लगी, तो ये सारी हम हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मेन इशू कहाँ पे आ रहा है। तो नाज़रीन इसमें बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ अब जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको डील करना पड़ता है और बड़े सेंसिटिव सा ये इशू होता है और बड़ा देखभाल के इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम आ रहा है और आपके अंदर पस सेल्स भी आ रहे हैं तो बाज़ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पस सेल्स को मज़ीद रेज़ कर देती हैं और आपके स्पर्म को डिक्रीज़ कर देती हैं। तो ये भी ख्याल रखना है, हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें जो मेन है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है ओलिगोस्पर्मिया का तो आप मगज़ियात और उसमें आप ले लें ड्राई फ्रूट और फिर नेचुरल लेवल पे आ जाएं तो 8-10 चीज़ें ऐसी हैं जो स्पर्म की ग्रोथ कर सकती हैं। नेचुरल जड़ी बूटियों से भी आप इसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथिक में बेज़रर सा ट्रीटमेंट है मगर थोड़ा टाइम जो है वो उसमें ज़ाहिर सी बात है लगेगा, 3 माह 6 माह या 8 माह। तो वो आप अगर तहम्मुल और सब्र के साथ ट्रीटमेंट अगर अपना करवाते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा भरोसा है, एतमाद है। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ही अगर चाहे तो शिफा मिल सकती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपको फिर यही बताऊंगा और ये भी ज़रूरी समझूंगा, चंद एक मेडिसिन है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ, जिसमें से हमारी मेडिसिन है ट्रेबुलस या अश्वगंधा, मदर टिंचर है। उसके बाद डाइमियाना ये भी मदर टिंचर इस्तेमाल होता है। उसके बाद सल्फानिलामाइड जो है एक मेडिसिन, ये 30 में या 200 में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर सीवियर उसमें इन्फेक्शन वगैरह है तो वायरोजीनम वगैरह है, या फिर मियाज़म पे आ जाए तो मेडोजीनम है, सल्फिनम है। तो ये काफ़ी सारी, अगर चोट वगैरह की हिस्ट्री आ रही है तो आप आर्निका 201 mg या CM में अप्लाई कर सकते हैं। मम्स वगैरह की अगर हिस्ट्री आ रही है, बेलाडोना है, उसको आप देखें। उसके बाद पल्साटीला है, पल्साटीला बड़ी कारआमद मेडिसिन है।
پھر اس کے علاوہ ٹیٹائنم ہے اور چیٹینم ہے. تو سو مینی میڈیسن جو کہ علامات کے اوپر منحصر ہے کہ جو بھی آپ کی علامات پر پورا اترے گی یا میچ کرے گی تو وہ آپ اپلائی کریں. اور یہ ایک سینسٹیو سا مسئلہ ہے ناظرین. امید ہے ہمارا یہ جو آپ کو آگاہی ہے وہ پسند آئی ہوگی. مزید اپڈیٹ کے لیے، مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے یا آپ شرما رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا رہے تو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، آپ ایس ایم ایس کریں، کال کریں، وائس کال کریں اور ہمارے سے فوراً رابطہ کریں اور ہم مکمل رازداری کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ناظرین، آپ کو مرد حضرات میں ایک یہ ایشو بڑا آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہر زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ عورت بیچاری اس کو برداشت بھی کر لیتی ہے اور لوگوں کے سو مینی آپ کو پتہ ہی ہے ایشوز کے اوپر وہ کمپرومائز کر لیتی ہے. مگر اگر اللہ نہ کرے مرد کے اوپر یہ تھوڑا سا پرابلم آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل میں اور ہینڈل بھی بعض دفعہ نہیں کر پاتا. تو ناظرین، مکمل رازداری کے ساتھ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم جتنا ہو سکا آپ کو ڈیٹیل در ڈیٹیل ہم آپ کو موٹیویٹ کرنے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر جو بھی سلیوشن ہوگا وہ بھی بتائیں گے. تو ناظرین، آج یہیں تک. انشاءاللہ جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام مصیبتوں سے نجات دے اور ہماری ہر جہیز خواہش کو پورا کرے. خاص کر بے اولادی کا جہاں تک ایشو آ رہا ہے تو اللہ تعالی ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد سے نوازے اور شفائے کلی عطا کرے سب کو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں. اجازت. اللہ حافظ.